दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत ही विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेगा। इसके बारे में पेड क्लास, आपकी जो एप्लीकेशन पर क्लास है वो उसका ही एक तरह से ये प्रतिबिंब है। इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा। और साथ साथ में ये वाला जो हमारा टॉपिक था, हमने इससे कहा था कि आपको इससे रिलेटेड एक हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी मेरे मन में आया कि यार इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम लोग आज यहाँ पर पूरा कवर करेंगे, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम लोग इसकी अवधारणाओं को देखेंगे, इसके स्रोत को देखेंगे, ये कैसे इंक्लूड किया गया देखेंगे, कहाँ से प्रेरित है ये भी देखेंगे, क्या क्या प्रावधान किए गए वो भी हम लोग देखेंगे। मॉडर्न जो हमारा समय चल रहा है उसमें इसकी क्या रेलिवेंसी है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ में इसकी आलोचनाएं क्यों होती हैं, इसमें क्या क्या सुधार किए गए, वो सब कुछ पूरा डिटेल इस मौलिक कर्तव्य वाले टॉपिक का हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको एक ऐसी विषय वस्तु मिलेगी जो आपकी आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करेगी। देखिए, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है आपको पता होना चाहिए। ये हमारे एक तरह से सिलेबस में भी मेंशन्ड है। ये देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, इसको डिटेल में समझना होता है। और पहली बार इसकी जो सिफारिश है वो किसके द्वारा करी गई थी? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा करी गई थी। अब ये समिति कहां से आई? ये समिति इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म कराई गई थी। बेसिकली ये रिव्यू करने के लिए बहुत सारी चीजों को, और इसी समिति के सिफारिश पर आगे चल करके 42वां संवैधानिक संशोधन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रावधान भी हमारे संविधान में जोड़े गए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन, वो कहीं ना कहीं स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट से ही बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो उत्पत्ति है, इसमें पहले शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन अब टोटल में 11 अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को आज की इस क्लास में उसकी इतिहास से लेकर के भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। सेशन अगर आपको पसंद आएगा तो इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए लाइव चैट का ऑप्शन हम खोल करके रखेंगे। आप लोग आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि इसमें हम बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे। जैसे वर्तमान में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुरुआत कर ही देते हैं, किस वाले भाग में इसको इंक्लूड किया गया है अगर आपसे पूछा जाए। देखिए, मौलिक कर्तव्य हमारा जो है ना, मौलिक कर्तव्य हमारा इंक्लूड किया गया हमारे भारत के संविधान में, वो 42वां संवैधानिक संशोधन था। पहली चीज तो ये है, ठीक है। 1976 में ये संवैधानिक संशोधन आया था। दूसरी चीज ये है, ठीक है, इसमें कितने मौलिक अधिकार, ये भाग नंबर 4 के ए में इसको इंक्लूड किया गया, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है? तो 51 के ए में, है ना। 51 नंबर आर्टिकल क्या है? इंटरनेशनल पीस है ना। तो यहां पर सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम केवल नागरिकों को अधिकार ही देंगे तो उन अधिकारों का वो उल्लंघन भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो नागरिक है ना, उनको कुछ कर्तव्य भी देने होंगे। तो हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले देखा है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो शासन को कुछ मतलब ये शासन को बताते हैं कि आपको इनकी अवहेलना नहीं करनी है, और नागरिकों को ये अधिकार देते हैं ताकि वो एक बहुत अच्छा जीवन जो है वो जी पाए, गरिमापूर्ण जीवन समानता के साथ में जी पाए, सामाजिक आधार पर समानता को वो प्रस्तावित कर पाए, ठीक है। फंडामेंटल राइट इस चीज के लिए है, किसको दिए जाते हैं? नागरिक को दिए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है डीपीएसपी का। डीपीएसपी राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, ये राज्य को बाउंडेड होता है कि राज्य इनको फॉलो करता हुआ चलेगा। फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सकता है, और डीपीएसपी के बिना किसी भी पॉलिसी का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक के साथ नहीं रह सकते, एक को अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी हाल में, और एक को पूरी तरह से हम लोगों को अवॉइड, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोनों विषय, फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएसपी हो, दोनों ही हमारी मूल संरचना में आते हैं, बेसिक संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और उसकी वजह से हमें यह भी याद रखना होता है कि इसमें मूलभूत जो अवधारणा या उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग परिवर्तन दोनों में ही नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल राइट ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर है, इस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा चर्चा की है कि हम लोगों को एक सामंजस्य बना करके रखना है। कहीं कहीं पर हम लोग 39 बी और 39 सी को प्रायोरिटी दे सकते हैं, बाकी ज्यादातर में फंडामेंटल राइट को हम लोग प्रायोरिटी दे करके काम करते हैं। बेसिकली हमें करना ओवरऑल सामंजस्य बना करके काम करना है।
तीसरा जो हमारा आता है वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए हम लोगों ने नागरिकों को अधिकार दे दिए, राज्य को दिशा निर्देश दे दिए, अब नागरिकों को हम लोग कर्तव्यों का एहसास कराएंगे। तो ये किसके लिए है? ये राज्य के लिए नहीं है, ये फिर से नागरिक के लिए है। ठीक है, ये नागरिक के लिए है। फंडामेंटल राइट भी नागरिक के लिए था और डीपीएसपी राज्य के लिए था और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा नागरिक के लिए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये नागरिकों के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में समझते चले जाते हैं कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। देखिए पहले अवधारणा देखते हैं, है ना। नागरिकों के लिए नैतिक और संवैधानिक दायित्व को ये सुनिश्चित करने का काम करते हैं। बेसिकली नैतिकता नागरिकों में हो, है ना। नागरिकों को कहा जाएगा कि भाई आप सम्मान करो, किसका? आप राष्ट्रीय जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसका सम्मान करो, आप राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करो, आप स्मारकों को प्रोटेक्ट करने का काम करो, इंटरनेशनल लेवल पर आप अखंडता और जो हमारी एक तरह से भाईचारे की भावना है, जो हमारी विचारधाराएं हैं, उनको आप प्रमोट करने का काम करो। इस तरह के कर्तव्य नागरिकों को दिए जाते हैं और ये सारे के सारे नैतिक व्यवहार या नैतिक उनके अंदर खूबियां या नैतिक एक तरह से उत्थान करने के लिए ये किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक केवल अपने अधिकारों का ही उपयोग ना करे बल्कि देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी वो निर्वहन करे। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है अपने दायित्वों का भी पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल कर्तव्य ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं होगा। अगर नागरिक को पूरी तरह से नैतिक बनाना है तो उसको कुछ ना कुछ जो है वो कर्तव्य, केवल अधिकार ही महत्वपूर्ण, केवल अधिकार ही परिपूर्ण नहीं रहेगा, उसको कुछ ना कुछ कर्तव्य भी देने होंगे। ऐसा राज्य ने रियलाइज किया 1976 में और इसको इंक्लूड कब किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन में। अगला जो हमारा पॉइंट आता है भाग नंबर 4 के ए में इसको लिखा गया है। ठीक है, ये नागरिकों के व्यवहार और आचरण के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मार्गदर्शक के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा आता है कि क्यों जोड़े गए, क्या इसके पीछे का रीजन था। तो संविधान में पहले केवल मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, डीपी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनका उल्लेख नहीं था, लेकिन समाज में अधिकारों के साथ साथ में कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। इस चीज को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने समझा था और उसके माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति को फॉर्म किया गया। वो सारी कहानी हमें पता है कि जिम्मेदारियों की भावना यहां पर विकसित करना इसका उद्देश्य, और इसी वजह से अधिकारों के साथ साथ में जिम्मेदारी भी अगर रहेगी तो एक नैतिकपूर्ण या नैतिकतापूर्ण समाज का हम लोग गठन आसानी से कर पाएंगे। अगर वो जिम्मेदारी का एहसास हमें नहीं है तो वो नैतिकता जो है वो कहीं ना कहीं वो सैक्रिफाइस उसका किया जाएगा, वो देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1971 में अगर देखें, 1971 के बाद में देश में अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, है ना। राष्ट्रीय एकता के प्रति उदासीनता को देखते हुए सरकार ने इस कदम को उठाया था और ये नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, नैतिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का काम करता है। अभी सारे जब पॉइंट्स देख रहे होंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि किन किन पॉइंट पर ये केंद्रित है। 11 पॉइंट है टोटल और 11 पॉइंट हमें फॉलो करने हैं। लेकिन यही बात है, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक पुनरावलोकन या जस्टिसिएबल ये फिर भी नहीं होते। जैसे डीपीएसपी होता है वैसा फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है। लेकिन यह है कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया है। जैसे राज्यों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हमारा डीपीएसपी माना जाएगा, उसी प्रकार से जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट हमारा मौलिक कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है, नागरिकों को यह याद दिलाएगा कि सिर्फ अधिकार मांगना ही नहीं, कर्तव्य निभाना भी नागरिक का हिस्सा होता है, नागरिकता का हिस्सा होता है। ठीक है, अब राज्य इस चीज को एनफोर्स नहीं कर सकता, एनफोर्सेबल ये नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कुछ ऐसे नियम है जो आप अगर घर में रह रहे हो तो आपको ये फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एज अ नागरिक अगर आप भारत देश में रह रहे हो आपको कुछ ये नियम दे दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने होंगे एज अ सिटीजन ऑफ द इंडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान में अगर स्थान की बात करें तो भाग नंबर 4 के ए में और 51 ए अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है। डीपीएसपी के ठीक बाद ये आता है। ठीक है, डीपीएसपी के बाद आता है, डीपीएसपी में ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे ये एक नया ही भाग बनाया गया है, डीपीएसपी में इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डीपीएसपी का ही एक भाग मौलिक कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में ये इंक्लूडेड नहीं है, अलग से एक भाग बना दिया गया है, भाग नंबर 4 का ए उसको नाम दिया जाता है। 51 ए के तहत में इन सारी चीजों को लिखा गया है और 51 ए एक ही आर्टिकल है इससे संबंधित और इसी में 11 पॉइंट दे दिए गए हैं जो कि हमें जानने होते हैं। ठीक है,
डीपीएसपी के ठीक बाद आता है। उसके बाद में उद्देश्य यह दर्शाना है कि जैसे कि राज्य के पास में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वैसे ही नागरिकों के पास में जो जिम्मेदारी है वो मौलिक कर्तव्यों के रूप में है। किसके रूप में है? मौलिक कर्तव्यों के रूप में है। तो डीपीएसपी हमारा निर्देशक सिद्धांत का पालन और जिम्मेदारी से संबंधित हो जाएगा। राज्य उस जिम्मेदारी को फॉलो करेगा, लेकिन नागरिकों की जो जिम्मेदारी है वो मौलिक कर्तव्य में दर्शाई गई है। ये आपको याद रखना है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, दोनों ही आपको याद रखने होते हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन पर आए तो इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था, है ना। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि किसकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। यहां पर समिति ने सुझाव दिया कि नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य का उल्लेख, है ना, नागरिकों के लिए क्या करना है, कुछ कर्तव्य का उल्लेख संविधान में होना चाहिए, ताकि नागरिकों का नैतिक और राष्ट्रीय आचरण जो है वो मजबूत हो सके। यहां पर यही एक तरह से दायित्व था। 1971 से लगातार देखा जा रहा था कि विश्वसनीयता नागरिकों की भारत के संविधान और भारत के संविधान से जुड़े हुए चीजों और हमारे जो नैतिक एक तरह से हमारा जो एक बहुत बड़ा सा राष्ट्रीय स्ट्रगल रहा या राष्ट्रीय प्रतीक रहे या राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। इस वजह से सरकार ने इन कर्तव्यों को जोड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा देश प्रेम और बाकी सारी चीजें हमारे भारत में, भारत के संविधान में इंक्लूड हो पाए और लोगों के मन में भी इन चीजों के प्रति थोड़ा सा सम्मान जो है वो जागृत हो पाए, लोगों में नैतिक और राष्ट्रीय आचरण जो है वो मजबूत हो जाए। इस वजह से इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि इसमें 10 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 10 टोटल में। प्रारंभ में अगर आप देखें 42वें संवैधानिक संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक और जोड़ा गया वो 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जो कि, है ना, पहले क्या हुआ करता था, ये 45 आर्टिकल नंबर 45 में लिखा गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करे नागरिकों को, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। दूसरा मॉडिफिकेशन। तीसरा मॉडिफिकेशन इसमें यह किया गया कि जो पेरेंट्स है ना, हर माता पिता का यह कर्तव्य है ना, क्योंकि भाई डीपीएसपी हमारे राज्य के लिए निर्देश थे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे नागरिकों को दिए हुए अधिकार हैं, लेकिन जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिक जो पालन करेगा वो उसके आचरण हैं, उसके एक तरह से वो कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य हैं। तो 51 जो हमारा ये 86वां संवैधानिक संशोधन है, उसके माध्यम से एक चीज जोड़ी गई कि जो माता पिता और अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। और इसके बाद में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 10 से बढ़कर के 11 हो जाती है। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करते रहिए कि भाई चीजें समझ में आ रही कि नहीं। 2002 में एक और हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाएगा, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी देने का काम करेगा। किसको? माता पिता को, अभिभावक को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, ये यहां पर अभिभावक की जिम्मेदारी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इसमें ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में जो ट्रिकी मेथड हो सकता है, जो जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपको आज की इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी जो पीपीटी में पन्नों की संख्या है वो 100 से ऊपर ही है, लगभग 120 पन्नों का ये पूरा का पूरा पीपीटी है। बिल्कुल ध्यान से, तल्लीनता से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए और इसका शॉर्ट में नोट्स बनाते जाइए। इसका पीडीएफ आपको सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपनी तैयारी, अपना नोट्स जो है वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो नोट्स बनाने का तरीका होना चाहिए वो ये है कि जब हम लोग लेक्चर सुनते जाते हैं तो शॉर्ट पॉइंट्स कुछ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब हमें पीडीएफ मिल जाएगी तो उसको हम इलैबोरेट कर लेंगे, या जो पॉइंट में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है वो वहां से उस पीडीएफ से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड होना चाहिए। अभी देखिए, अब इसको थोड़ा सा संक्षेप में अगर देखें तो 4 के ए में इसके बारे में उल्लेख है। 51वां संवैधानिक संशोधन ये है ना। 42वां संवैधानिक 51 का ए अनुच्छेद है इसमें, है ना। और 42वां संवैधानिक संशोधन है 1976, जिसके माध्यम से इसे इंक्लूड किया गया। एक और जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया। और कौन सी इसमें समिति इन्वॉल्व थी? तो स्वर्ण सिंह समिति इन्वॉल्व थी। यह मोटा मोटा एक ओवरव्यू इस टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे
संविधान की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागरिकों को याद दिलाता है कि राइट एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, जहां पर अधिकार हैं वहां पर कर्तव्य भी होने चाहिए, यानी अधिकारों का प्रयोग तभी सार्थक है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ईमानदारी से करे। ये इसके पीछे का दायित्व है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो कर्तव्य और अधिकारों में क्या अंतर है ना? कर्तव्य जो है वो नागरिकों को प्रदान किए गए, अगर वो नागरिकों को ये फॉलो करने हैं, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये दिशा निर्देश हैं जिसकी वजह से नागरिक हमारा नैतिक और एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति बन पाएगा। ठीक है, कुछ रूल ऑफ सेट होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपके घर में भी होते हैं। भाई आपको रात में बाहर नहीं घूमना है, आपको मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना है, आपको सबके साथ में बैठ करके काम करना है या उनसे मिलजुल करके रहना है, सब किसी से लड़ाई नहीं करनी। इस तरीके के रूल जो है वो हमारे घर में भी बने होते हैं ना, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं कह रहे हैं तो कोई उसमें आपको लाठी नहीं चला देगा, है ना। हर बार आपके ऊपर सजा आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन यह है कि ये गाइडलाइंस हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो परिवार का जो माहौल है वो अच्छा रहता है। उसी प्रकार से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, अगर आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं तो जो घर का माहौल है या हमारे देश का माहौल है वो अच्छा रहेगा। देशभक्ति भी उसमें देखने को मिलेगी, सम्मान की भावना भी देखने को मिलेगी, आपस में एक अखंडता भी, यूनिटी भी देखने को मिलेगी, एकता अखंडता भी रहेगी, और साथ साथ में न्याय की भी यहां पर बातें होंगी, और एक बहुत अच्छा सा एक आदर्श जो समाज है वो यहां पर निर्मित होगा, अगर ये सारे के सारे कर्तव्य हर एक नागरिक जो है वो मानने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का? तो सबसे पहले है ना, देखिए डीपीएसपी तो हमारा हो गया, ये पुरानी वाली पीपीटी का एक पन्ना लग गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं, किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज का। देखिए यूएसएसआर से हम लोग इसमें मतलब जो फंडामेंटल जो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए हैं वो प्रभावित उसके लिए हम लोग कहां से हुए थे? यूएसएसआर से प्रभावित हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना है सोवियत संघ है ना, इसके संविधान का एक तरह से मूल स्रोत इसको माना जाता है। नागरिकों के लिए कर्तव्य का विस्तृत उल्लेख इन्होंने सोवियत संघ ने किया था। देश की रक्षा, सामूहिक कार्य में भाग लेना और राज्य की संपत्ति की रक्षा करना, ये सारे उद्देश्य जो है वो हम लोगों ने यूएसएसआर से अपनाए हैं और उसके आधार पर हम लोग करते हैं। तो मुख्य हमारा स्रोत क्या है इसका? यूएसएसआर का संविधान है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त जो हमारा सोवियत संघ है उसका ये उद्देश्य है, उसी को हम लोग यहां पर अपनाते हैं, वो हमारे मौलिक कर्तव्यों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब देखिए, इससे प्रेरणा लेते हुए भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक रूप से कर्तव्य को निर्धारित किया जाएगा ताकि वो राष्ट्र के प्रति है ना, मतलब राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अच्छी सक्रिय अग्रणी भूमिका निभाने का काम करें। ये हम लोगों ने कहां से सीखा? ये यूएसएसआर से सीखा। लोगों को ये उनके कर्तव्य के बारे में, जैसे हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया गया, उसी तरह से भारत के नागरिकों को आप ऐसे समझ सकते हैं, भारत के नागरिकों को उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए कुछ आचरण, कुछ कर्तव्य यहां पर सुनिश्चित किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है चीजें आपकी क्लियर हैं। स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। स्वर्ण सिंह समिति इसका दूसरा प्रमुख स्रोत है ना। हम लोगों ने इससे पहले डीपीएसपी पढ़ी थी। डीपीएसपी के स्रोत हम लोगों ने बार बार याद कर रखे हैं, रट रखे हैं कि आयरलैंड ही केवल मात्र एक स्रोत है। नहीं, केवल आयरलैंड नहीं है, वहां पर आयरलैंड भी है। जो हमारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हम लोगों ने यूके से ली है। गांधीयन जो सिद्धांत हैं उनको भी हम लोगों ने उसमें इन्वॉल्व किया है। हम लोगों ने यूएन के चार्टर को भी इन्वॉल्व किया है। हम लोगों ने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड करी हैं। तो केवल एक ही सोर्स नहीं होता एक चीज का, कई सारे सोर्सेस के माध्यम से हम लोगों ने 60 से ज्यादा कंट्रीज का अध्ययन किया। और जरूरी थोड़ी है कि केवल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर के पास में ही रहे। अगर मूलता रहे होते तो हमारे संविधान में मूलता उन्हें शामिल किया जाता, लेकिन उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय पर मौलिक कर्तव्य का बहुत ज्यादा चर्चा, बहुत ज्यादा उनके बारे में उल्लेख नहीं था किसी भी संविधान में। इस वजह से मूलतः ये हमारे संविधान में नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे जैसे सरकार आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सरकार को ऐसा लगा कि भाई नागरिकों को थोड़ा बहुत कर्तव्य देना भी जरूरी है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति समझ पाए। ठीक है, अगला जो दूसरा रेफरेंस आता है वो स्वर्ण सिंह समिति है। इंदिरा गांधी सरकार ने उसकी सिफारिश पर इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में समिति गठित की थी और कमेटी का उद्देश्य यही था कि नागरिकों को
कर्तव्यों को औपचारिक रूप से, नागरिकों के कर्तव्यों को औपचारिक रूप से जोड़ा जाए, ताकि नागरिक केवल अधिकारों की बात ना करे, है ना, नागरिक केवल अधिकारों की बात ना करे बल्कि कर्तव्यों का भी पालन करे। ठीक है, कर्तव्यों का भी पालन करे, यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समिति की सिफारिशें अगर देखेंगे तो समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश, है ना, यहां पर क्या है, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, जो मुख्य रूप से नागरिकों के प्रति देशभक्ति, संविधान का सम्मान और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने संविधान में इतनी ज्यादा गहन अध्ययन के बाद में इंक्लूड करी हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे देश इनको आज भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कहीं कहीं पर भारत में, अभी हम लोग बात करेंगे, एक भारत के बाहर बहुत सारे विश्व ऐसे हैं जहां पर दास प्रथा भी चल रही थी। एक वीडियो भी इससे रिलेटेड हम लेकर के आएंगे। हाल ही में एक देश ने दास प्रथा खत्म करी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अभी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर इसको चर्चा करेंगे। मतलब जो कुरीतियां हमारे भारत के समाज में या पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की कुरीतियां हैं, बहुत सारे देश उसको पूरी तरह से रिमूव करने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें जितने भी संभव लूप होल्स हैं उनको हम लोग खत्म करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और वो प्रयास ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, वो मौजूदा जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग उन प्रयासों को हम लोग मॉडिफाई भी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने 105 से ज्यादा संवैधानिक संशोधन कर दिए, वो इसी तलाश में किए हैं कि हमारा जो संविधान है वो मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो सारे रूल सेट बने हों, ये यहां पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो समिति ने यहां पर 8, देखिए स्वर्ण सिंह समिति, बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी रिकमेंडेशन यहां पर समिति ने दी थी, तो 8 मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। मुख्य रूप से नागरिक के प्रति, नागरिक जो है वो देश के प्रति क्या रहेगा, देशभक्ति की भावना रखेगा, संविधान का सम्मान करेगा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का भी ये काम करेगा। यही सिफारिश यहां पर इनके द्वारा करी गई थी। इनकी जो 8 सिफारिशें हमने अलग से यहां पर लिख दी हैं स्वर्ण सिंह समिति की, कौन कौन सी सिफारिश है, कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में या आपको पॉइंट दे देगा और कह देगा कौन कौन सी इनमें से मौलिक कर्तव्य से संबंधित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले संविधान का हमें सम्मान करना है और उसके आदर्शों का पालन करना है। जो संविधान में लिखा गया वो हमारे लिए बहुमूल्य है, उसका हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का हम लोगों को आदर करना है। ठीक है, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा करना। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने भी नैतिक व्यवहार हो सकते हैं एक व्यक्ति में, एक नागरिक में, वो सारे यहां पर लिख दिए गए। जैसे कि पहले आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कर रहे हैं, देश की रक्षा भी आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा के लिए भी आप तत्पर हैं, सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, भाईचारे बंधुत्व की भावना को भी आप डेवलप कर रहे हैं और महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, पर्यावरण और संस्कृति के भी यहां पर आप संरक्षण कर रहे हैं। एक नैतिक 8 पॉइंट जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इंक्लूड किए गए थे। बाद में कुछ और चीजें भी इंक्लूड करी गई थी, आपको हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। देखिए फाइनली हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, है ना, 8 सिफारिश के आधार पर 2 और भी जोड़े गए थे, जैसे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को बढ़ावा देने से संबंधित 2 और प्रावधान हम लोगों ने ऐड किए थे। इसके माध्यम से हमारे पास टोटल में 10 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है वो हो जाते हैं। पहले शुरुआती दौर में 10 थे, उसके बाद एक और जोड़ करके 11 हम लोगों ने उसे किया था। ठीक है, बाद में वही बात है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 10 से बढ़कर के 11 कब हुआ, जब अभिभावक को यहां पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये यहां पर याद रखना है। तो अभी कुल मिलाकर के कितने हैं, 11 हैं। स्रोत क्या क्या रहे थे, तो स्रोत हम लोगों का पहले यूएसएसआर रहा, उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति रही, स्वर्ण सिंह समिति के बाद में भी कुछ हम लोगों ने पॉइंट ऐड करे, उसके बाद में संशोधन के माध्यम से भी हम लोगों ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। अभी हमारे पास में कितने हैं, अभी हमारे पास में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। ये उसका कुछ समराइज्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है, जैसे कि प्रेरणा के स्रोत हमारा सोवियत संघ है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया, उसने 8 बताए थे, हम लोगों ने 10 जोड़े, फिर बाद में एक और जोड़ करके 11 टोटल में मौलिक कर्तव्य हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, इनको संक्षेप में पॉइंट वाइज आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे याद करना है, अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले इनका उद्देश्य बेसिकली क्या है, कर्तव्य परायण और अनुशासन, राष्ट्रीय चेतना को विकसित करना इसका उद्देश्य
है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हमारे जो मौलिक कर्तव्य एग्जैक्टली ऐड किए गए वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 11 पॉइंट हमारे ऐड किए गए, है ना। इसमें स्वर्ण सिंह समिति का बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे अन्य भी संशोधन जिसके माध्यम से हुए, जिसके माध्यम से चीजों को ऐड किया गया। जैसे 1976 में जब स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया था तो उसने प्रस्ताव रखा था 8 मौलिक कर्तव्यों का, लेकिन 2 फिर से ऐड किए गए और जब संवैधानिक संशोधन किया गया तो उसमें टोटल में 10 जोड़े गए, एक और बाद में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो देखिए, संविधान का पालन करना सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, कि संविधान का पालन करना, स्वर्ण सिंह समिति वाला ही आप इसे मान लेंगे। आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है। फिर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हम लोगों को आदर करना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अब अच्छा, इन आदर्शों में हमारा राष्ट्रीय संघर्ष भी आ जाता है, ठीक है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भी यहां पर रक्षा करना है, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा को यहां पर सृजन करना। सद्भावना और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना को डेवलप करने का काम, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना, राष्ट्रीय विरासत की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। उसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने की बात और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से पूरी तरह से बचना है। फिर आर्टिकल नंबर जो हमारा अनुच्छेद नंबर 86 का 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से 51 ए में एक और जोड़ा गया, जिसमें माता पिता को यहां पर अवसर प्रदान करने हैं बच्चों को कि 6 से 14 साल के बच्चे वो शिक्षा ग्रहण कर पाए, ठीक है। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाता है। तो पॉइंट वाइज हम लोगों ने इनको देखा। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ विशेषताओं पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने विचारधारा को यहां पर व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में लेकर के चलेंगे, मौलिक कर्तव्य को कंप्लीटली यहां पर कवर करना है, उनकी विशेषताओं को देखना है, उनकी आलोचनाओं को भी देखना है ना। मॉडर्न जो अभी हमारा समय चल रहा है उसमें इनकी विश्वसनीयता को देखना है, किस तरीके से इसे और ज्यादा इफेक्टिव बना लेना है, सब कुछ यहां पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित सब कुछ यहां पर आपको बताया जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारत के संविधान के भाग नंबर 4 में, है ना, भाग नंबर 4 के ए में वर्णित है, जो नागरिकों के नैतिक राष्ट्रीय दायित्व को दर्शाने का काम करते हैं। नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व को दर्शाने का काम करते हैं। ये कर्तव्य भारत के नागरिक को ये याद दिला देते हैं कि मौलिक अधिकार मिले हैं, वैसे ही राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, है ना। ये याद दिलाने का काम भारतीय नागरिकों को यह याद दिलाने का काम करते हैं कि उन्हें मौलिक अधिकार मिले हैं और वे राष्ट्र के प्रति उनके पास में जिम्मेदारियां भी हैं। विशेषता इसकी यही है कि अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि केवल अधिकारों को आप केवल उसकी ही सेवा ले रहे हैं, आपको कुछ जिम्मेदारियां भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेबल अगर देखा जाए तो ये केवल नागरिकों पर ही अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो यही बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। किसके लिए है ये? केवल नागरिकों के हैं, है ना। तो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, ना कि विदेशी नागरिकों पर। इसका अर्थ है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्र का, संविधान का, स्मारकों का, प्रतीकों का, राष्ट्र की एकता का ये सम्मान करें। ये कर्तव्य नागरिक को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, केवल नागरिकों पर, नॉट ऑन द गवर्नमेंट, ना ये सरकार पर हैं, ना ये गैर नागरिकों पर हैं। ये नागरिकों को ये एहसास दिलाते हैं कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जिनके माध्यम से आप राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान की रक्षा करें, एकता अखंडता को बनाए रखें और साथ साथ में आप इसमें नैतिक पूर्ण आचरण जो है वो देशवासियों के प्रति अपना डेवलप करने का काम करें। ये किसके लिए हैं? केवल नागरिकों के लिए हैं, ये आपको याद रखना है, एप्लीकेबल टू नागरिक, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है कि नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप लीगली इन्फोर्सेबल, आप इसे नहीं करा सकते, प्रवर्तनीय ये नहीं है, मतलब उनके खिलाफ कोई कानूनी दंड नहीं। अगर आप कर्तव्य फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कानूनी दंड का प्रावधान कोई भी नहीं है। हालांकि न्यायपालिका यहां पर कई मामलों में यह मानती है कि जो नागरिक के लिए संवैधानिक और नैतिक मार्गदर्शन इससे प्रदान होता है। राज्य इनसे प्रेरित है ना, राज्य जो है वो इनसे प्रेरित होकर के कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। राज्य इनसे प्रेरित होकर के कानून बनाने का काम करेगा। अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो इसमें आ जाता है कि भाई यहां पर बेसिकली, है ना, यहां पर बेसिकली उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, यदि कोई नागरिक राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। इस बेस पर करी जा सकती है कि आप कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीधे न्यायालय में लागू नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली राज्य इन्हें लागू कर सकता है।
ऐसा थोड़ी है कि कर्तव्य आपको दे दिए गए हैं और आप बिल्कुल एकदम आप यहाँ पर बिल्कुल लापरवाह हैं और सोचते हैं यार कर्तव्य हम क्यों फॉलो करें, हम क्यों जिम्मेदारियों का निभाने। गैर जिम्मेदाराना अगर आपके ऊपर आपकी आदतें हैं तो सरकार आपको इस चीज को बाध्यकारी भी कर सकती है। अगर आपने उन चीजों को नहीं माना तो सरकार वहां पर थोड़ा बहुत कानून या थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये आपको याद रखना है। तो प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन उसके बाद भी राज्य यहां पर समय समय पर उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे आपने देखा है ताजमहल जाते हैं या कोई राष्ट्रीय स्मारक जाते हैं, उसकी रक्षा या फिर उसको अगर आप कहीं पर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपको दंडनीय अपराध या फिर जुर्माना लिया जा सकता है ना। इस तरीके की चीजें आपको यहां पर कराई जाती हैं, प्रवर्तनीय नहीं है लेकिन राज्य अगर चाहेगा तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि नैतिकता एवं चारित्रिक दायित्व जो है, मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन, मतलब नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को यह बढ़ावा देने का काम कर रहा है और साथ साथ में देशभक्ति, अनुशासन और सह अस्तित्व और मानवता की भावना को यह विकसित करेगा। मॉरल और एथिकल एक तरह से दायित्व ये आपको देने का काम करता है। समाज में एकता, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकजुटता, ये सारी चीजें यहां पर आपको यहां पर दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है नागरिकों में यह भावना जगाने का कि वे केवल अपने अधिकारों की मांग ना करें लेकिन देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी को भी समझें। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करें, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों की सम्मान करें, देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति सम्मान का भावना रखें, वहां पर एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का काम करें। तो इस तरह की जिम्मेदारी यहां पर दी जाती है, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए संविधान का आदर करना, पर्यावरण की रक्षा करना और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, ये नैतिक व्यवहार है, ये तो हर एक इंसान को करना ही करना है। अगर आप किसी भी अगर आप धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर भी यही सारे दायित्व, यही सारी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, उन्हीं को आपको ये वही सारी जिम्मेदारियां रियलाइज कराने का काम संविधान भी आपको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें उसी तरीके से हैं। उद्देश्य यही है कि आप यहां पर पूरी तरह से नैतिक बन पाए। तो ये इसकी विशेषताओं में आता है हमारा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है ना। अगर हम लोग डीपीएसपी के साथ में मिलकर के एक संतुलित समाज के निर्माण में मदद करने का काम भी ये मौलिक कर्तव्य करते हैं। क्या करना चाहिए डीपीएसपी ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, वही फंडामेंटल ड्यूटीज ये बताते हैं कि नागरिकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, सारी जिम्मेदारी ना केवल राज्य की थोड़ी है, कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी है। जैसे कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी, जैसे ही आप कोई गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड या उसको मेंटेन्ड जिस कोई भी नेशनल पार्क आप पहुंच गए, कहीं पर भी आप पहुंच गए, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर के वहां पर कुछ ना कुछ बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सबकी आदत होती है ना, यार ये वाला फूल तोड़ करके हम अपने प्रिय लोगों को दे दें, है ना, ताकि हमारा कुछ वहां पर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, ये आपके नैतिक कर्तव्य है कि आप उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों मिल करके जो डीपीएसपी है या फिर मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं, दोनों मिल करके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, क्योंकि एक राज्य को दायित्व देता है और एक नागरिकों को दायित्व देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा आता है स्मरण और आचरण संहिता के रूप में कार्य करना। मतलब ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि नागरिकों को संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक आदर्श का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो इसकी विशेषताओं में जो बात आती है कि कर्तव्यनिष्ठ इससे इंसान बनेगा, जिम्मेदार बनेगा, अनुशासन बनेगा और अनुशासित अगर नागरिक है ना तो देश की प्रगति जो है वो रुकती नहीं है। देश में सामाजिक आधार पर जो विषमता है वो कहीं पर दिखती नहीं है। लोगों को समान प्रकार से व्यवहार, लोगों को समान प्रकार से एक तरह से वहां पर चीजें मिलती हैं, अधिकार मिलते हैं, वो सब कुछ वहां पर प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाता है ना। मोरल कंडक्ट ये मार्गदर्शक भी माने जाते हैं और भारत को एक सशक्त, एकीकृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की दिशा में भी ये अग्रसर रहता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं वो नैतिक पूर्ण व्यवहार को थोड़ा सा बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
उम्मीद है यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, है ना। किस तरीके से मौलिक कर्तव्य हमें प्रभावी बना रहे हैं, कैसे किस प्रकार से ये हमें कर्तव्यनिष्ठ बना रहे हैं, और किस प्रकार से ये हमें जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी को ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, उसे भी हम लोग देखेंगे। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिए जाएंगे। आवश्यकता की अगर बात करें, आवश्यकता इसमें हो जाएगी कि भारतीय संविधान में इसलिए यह किया गया ताकि नागरिक केवल अधिकारों का उपभोक्ता बनकर के ही ना रहे, वो अपने कर्तव्यों का पालन करता भी रहे, है ना। अधिकार केवल ही होना थोड़ा सा नागरिकों को निरंकुश बना सकता है कि भाई मेरे पास में तो ये अधिकार है, आप हमारा हनन नहीं कर सकते। अगर कर्तव्य दिया जाएगा तो थोड़ी बहुत नैतिक जिम्मेदारी उसको समझ में आएगी, उसके आधार पर वो काम करेगा, उसके आधार पर सामाजिक सुदृढ़ता को वो सुनिश्चित करने का काम करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पालन करता, कर्तव्यों के पालन करता भी रहें, अधिकारों के उपभोक्ता ही केवल ना रहें, इस चीज को यहां पर इस वजह से इसकी आवश्यकता महसूस करी गई। पहला वही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डेवलप करने का काम करेगा। उदाहरण के लिए हर नागरिक का सम्मान करेगा, है ना। हर नागरिक जो है वो संविधान का अगर सम्मान कर रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है, तो समाज अपने आप अनुशासित हो जाएगा, अपने आप संगठित हो जाएगा, एकता और अखंडता अपने आप हमारे समाज में आ जाएगी। देश में पर्यावरण से संबंधित भी कोई अलग से राज्य को दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नागरिक अपने अगर पूरे कर्तव्य मान लेना तो हमारे राज्य से हमारे लोगों के जो आधे दुख दर्द हैं वो सारे खत्म हो जाएं। लेकिन वही है ना कि मानेगा कौन, लिखा हुआ तो सब कुछ है लेकिन मानेगा कौन, है ना। तो इस वजह से कई बार रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पर्यावरण की रक्षा के लिए पराली जलाने पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, पटाखे जलाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, खुले में पटाखों को नहीं बेचा जा सकता, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, है ना। तो वो समय समय पर राज्य चाहता है कि आप कर्तव्य का पालन करें, इसके लिए राज्य के पास में ये अधिकार है कि वो आपसे वो पालन करवा भी सकता है। जरूरी थोड़ी कि केवल वो आपको अधिकार देगा, वो आपको कुछ ना कुछ कर्तव्य भी देने का काम कर सकता है, ठीक है। सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन और सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पैदा करने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा जो आवश्यकता आती है वो ये है कि ये एक तरह से बैलेंस भी बनाने का काम करते हैं अधिकार और कर्तव्यों के बीच में, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की कि सदुपयोग और प्रॉपर यूज कैसे करना है, वो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि कर्तव्यों के बिना अधिकार जो है ना वो पूरी तरह से निरर्थक है ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है, कह देगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसमें लिख देगा कि कर्तव्यों के बिना क्या अधिकार निरर्थक हैं, तो हाँ पूरी तरह से वो निरर्थक हैं। अगर हमें केवल अधिकार ही दे दिए गए, कर्तव्य ना दिए गए, तो फिर वो निरर्थक रहेंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पर केवल जो नागरिक है वो अधिकारों का ही उपभोग कर रहा होगा, उसको ही केवल वो पालन कर रहा होगा, लेकिन अपने कर्तव्यों से वो बच रहा होगा, ठीक है। तो संवैधानिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इनको लागू करना जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की अगर जिम्मेदारी नागरिक को, अच्छा कोई भी काम अगर जिम्मेदारी के रूप में आपको दे दिया जाए, बाउंडेड नहीं, डंडा दिखा करके नहीं, अगर आपको वो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में अगर एक काम दे दिया जाता है तो आप उसको बहुत मन से करते हैं। आप घर में भी देखिए, है ना, आपको दिवाली के समय पर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने अपने कमरों को साफ कर लीजिए, जिम्मेदारी के रूप में काम दिया गया, आपने मन से उसको किया। अगर वो जिम्मेदारी नहीं होती, अगर वो डांट करके काम कराया जाता तो क्या आप उसे करते, है ना। तो जिम्मेदारी के आधार पर थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं और नागरिक उस चीज को करने के लिए प्रेरित होता है। इसी वजह से ये जिम्मेदारियां देना बहुत ज्यादा जरूरी है। संविधान का पालन करना, तिरंगे का और राष्ट्रगान का सम्मान करना, इससे एकता और अखंडता हमारी सुनिश्चित होती है, उसको सशक्त बनाया जा सकता है। कर्तव्यों का पालन करना, राष्ट्रीय पहचान विकसित होती है और जो विविधता में एकता के भारतीय सिद्धांत को सशक्त बनाने का काम करती है। अगला जो हमारा इसकी आवश्यकता हो जाती है वो पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। 51A का जी वाला भाग आता है जिसमें नागरिकों को निर्देश दिया गया कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जो हमें मिला हुआ है उसकी आप रक्षा करिए। जैसे कि वन है, झील हैं, नदियां हैं, जीव जंतु हैं, उनकी हम लोग रक्षा करें, ठीक है, उनकी हम लोग रक्षा करें, ये कर्तव्य है हमारा। और इस चीज की, इसकी वजह से भी ये आवश्यकता के रूप में भी जाना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, एफ नंबर आता है पॉइंट। एफ नंबर में विरासत, जो हमारी धरोहर हैं, उनको जो रिच कल्चरल हेरिटेज हमारे भारत का इतनी विविधतापूर्ण हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, उसका भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और निरंतरता, सभ्यता की निरंतरता इससे बनी रहती है, ये आपको याद रखना है।
सम्मान और नागरिकता की भावना का विकास करना, है ना, समान नागरिकता की भावना का यहाँ पर विकास होगा, मतलब राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा होगी और धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्रीय भेद से ये ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि हम लोग एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। हम लोग धर्म, हाँ ठीक है, धर्म का सम्मान कर रहे हैं, धर्म को पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ओवरऑल जो देख रहे हैं वो एक राष्ट्र को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक राष्ट्र को देख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के अगर आवश्यकता की बात करें तो नैतिक स्तंभ के रूप में इसे हम लोगों ने जाना, संवेदनशील, एकजुट और सशक्त लोकतंत्र बनाने के लिए इसे हम लोगों ने जाना। ठीक है, प्रवर्तन और कानूनी स्थिति अगर हम लोग देखें, क्या ये इन्फोर्सेबल है? आप लोग बताइए, क्या इन्हें हम लोग न्यायपालिका में इन्फोर्स करा सकते हैं? क्या इनका अगर अवहेलना कहीं पर हो रही है तो उसके लिए क्या हम लोग कोर्ट जा सकते हैं? ऐसा क्या किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। कानूनी स्थिति अगर देखें तो सीमित क्षेत्र है, कानून में सीमित क्षेत्र है, मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि अगर कोई भी नागरिक किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, संविधान में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कर्तव्यों के उल्लंघन पर उससे नागरिक को दंडित किया जाए। ये नैतिक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के लिए कभी कोई दंड नहीं दिया जाता, जिम्मेदारी के लिए उस जिम्मेदारी का केवल एहसास कराया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। न्यायपालिका की भूमिका इसमें क्या रहेगी? अदालत इसे लागू नहीं करता, लेकिन भारतीय न्यायालय ने कई बार ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें इन कर्तव्यों का उल्लेख किया है, जैसे संविधान की भावना, नागरिक शिष्टाचार, उसको उन सब कुछ चीजों को संविधान मतलब न्यायालय चाहता है अगर, तो उनको आंशिक रूप से मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका सहारा लेकर के उन्हें लागू करने की बात ये करता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये जुड़े रहते हैं मामले, तो वहां पर कभी कभी मौलिक कर्तव्यों को भी निर्णय में शामिल करके एक संतुलित व्याख्या करने की बात की जाती है। ठीक है, न्यायपालिका की भूमिका है, डायरेक्टली ये न्यायपालिका नहीं जा सकते इसके उल्लंघन में, लेकिन न्यायपालिका इनका प्रयोग करके बहुत सारे जो आदेश हैं उनको देने का काम करती है। न्यायिक व्याख्या और प्रमुख निर्णय की अगर बात करें इससे संबंधित, तो एक जो पहला केस आता है एम्स 2001, एम्स स्टूडेंट का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य, माफ कीजिएगा, नागरिकों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप आचरण करने का मार्ग दिखाते हैं। क्या करते हैं? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान की भावना, है ना, संविधान की भावना के अनुरूप आचरण करने का मार्ग दिखाते हैं। ये आपको याद रखना है, संविधान की भावना के अनुरूप आपको आचरण करना है, ये मार्ग आपको दिखाने का काम कौन करते हैं? कर्तव्य करते हैं। एक और केस आता है एमसी मेहता का केस। यहां पर अदालत ने पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य से जोड़ा और कहा कि नागरिकों का यह दायित्व है कि वे पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। ठीक है, स्वच्छ और सुरक्षित रखें। बिजोई इमैनुअल का एक केस था, इस मामले में राष्ट्रगान का सम्मान करने के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए न्यायपालिका ने यह कहा कि सम्मान का अर्थ बाध्य करना नहीं है, सम्मान का अर्थ जिम्मेदारी को उत्पन्न करना, जिससे मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बीच में एक संतुलन स्थापित रहे, उस जिम्मेदारी के एहसास को आपको सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय गान का अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए सजा तो नहीं है, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। ठीक है, ये बिजोई इमैनुअल वाला केस 1986, एमसी मेहता भी हम लोगों ने देखा। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के न्यायालय के आदेशों के माध्यम से चीजें स्पष्ट रखी गई हैं। विधायी समर्थन की बात करें तो कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद और राज्य के विधानसभाओं ने कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में, आपने देखा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, है ना, ये भी हमारा एक एक्ट बना 1971 में। तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संसद और विधानसभाओं ने अलग अलग प्रकार के कानून बनाए, जिसमें कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रखा गया कि मौलिक कर्तव्यों को हम लोग फॉलो करें। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया हमारा, ये नेशनल ऑनर वाला एक एक्ट हो गया, है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जो हमारे कानून हैं उन्होंने भी इन चीजों को लागू करने का काम किया या कानूनी स्वरूप देने का काम मौलिक कर्तव्यों को कई बार कानूनों के माध्यम से किया गया। विधायी मतलब संसद और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा इसे कानूनी रूपरेखा देने की बात भी कई बार प्रयास जो है वो किया गया। ये आपको याद रखना है। प्रवर्तनीय नहीं है,
पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको ले करके कोई कानून बना दिया। अब कानून बना है तो वो फॉलो करना पड़ेगा, ये अब बाध्यकारी हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों को इनडायरेक्टली हम लोगों ने यूज किया और उनको उनसे रिलेटेड कानून बना दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत सारे एक्ट हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, सारे के सारे उसी दायित्व पर बनाए गए हैं। हम लोग पर्यावरण की और जीव जो हैं वो जीव जंतु जो हैं उनकी रक्षा करें, है ना। ये सारे एक्ट जो हैं वो इसमें बनाए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य संविधान के उस आदर्श को दर्शाते हैं जहां नागरिक केवल अपने अधिकारों की मांग ही नहीं करते बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी निभाने का काम करते हैं। भाग नंबर 3 भाग नंबर 4 के बीच में संतुलनकारी एक बैलेंसिंग लिंक का ये काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। केवल नागरिक अपने अधिकारों की मांग ही नहीं करते बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित कराने का काम करते हैं। इसकी वजह से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। निष्कर्ष यही है कि संक्षेप में कहा जाए, न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो या नागरिकों के आचरण को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम हमारे मौलिक कर्तव्य करते हैं। ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। निर्णयों में सबसे पहला वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एम्स जो छात्र वाला एक केस था, उसमें छात्रों ने संस्था के कुछ प्रशासनिक निर्णयों की चुनौती देने का काम किया और जो उनके अधिकारों से जुड़े हुए थे उन निर्णयों को यहां पर छात्रों ने चुनौती दी, प्रशासनिक निर्णयों को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर नैतिक दायित्व के रूप में लागू होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में लागू होते हैं। इन कर्तव्यों का उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरों के अधिकारों और समाज के हितों का भी ध्यान रखे। अपने अधिकारों के प्रयोग में आप इतने ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं आप दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगे। इसके लिए ही बीच में वो स्लैब एक लाइन बनाई गई, वो कर्तव्यों की लाइन बनाई गई, ठीक है। आप अपने अधिकारों का पालन करें लेकिन अपने अधिकारों के लिए आप दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें, यह यहां पर सुनिश्चित किया गया न्यायालय के द्वारा। और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारी संविधान के मूल जो एक तरह से ढांचा मॉरल फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का एक तरह से हिस्सा हैं। नागरिकों के को संविधान के आदर्श जैसे अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। नागरिक अपने कर्तव्य का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो लोकतंत्र यहां पर क्या बन जाएगा, कमजोर बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। एमसी मेहता का एक केस था, यह प्रसिद्ध जो पर्यावरण संबंधी केस था, एमसी मेहता नामक पर्यावरण को इसमें गंगा नदी और अन्य प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यह कहा कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जैसा कि संविधान के 51A(g) में कहा गया है कि भाई ये कर्तव्य है। और इस पर न्यायालय ने आदेश भी दिया कि आपको इस कर्तव्य को मानना ही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है। महत्व क्या है, अदालत नागरिक और सरकार दोनों को याद दिलाना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये नागरिकों का भी दायित्व है। नागरिक भी इसको एक तरह से अप्लाई करें और उसके बाद में अनेक प्रकार की नीतियां भी बनाई जाती हैं, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो दूसरा केस हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिजोई इमैनुअल पर भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर है ना, जेहोवा एक तरह से 3 स्कूली छात्र थे, है ना, धार्मिक समुदाय से थे, है ना। उसके बाद में ये जो एक प्रकार के धार्मिक समुदाय से ये संबंधित थे, राष्ट्रगान के समय खड़े होते थे लेकिन उसे गाते नहीं थे क्योंकि धार्मिक विश्वासों के अनुसार केवल ईश्वर की आराधना वहां पर की जाती थी, ठीक है। उनके धर्म के अनुसार केवल ईश्वर की आराधना की जाएगी और किसी चीज की आराधना नहीं की जाएगी। तो इस स्कूल प्रशासन ने इसे राष्ट्रगान का अपमान माना और छात्रों को निलंबित कर दिया था। बाद में इससे रिलेटेड केस होता है और नागरिकों का कर्तव्य है कि 51A का ये पालन करें, है ना। और एक तरह से परंतु धार्मिक आधार पर जो स्वतंत्रता है उसका भी सम्मान होना चाहिए। महत्व यह है, अदालत ने स्पष्ट किया कि सम्मान का अर्थ बाध्यता नहीं है, सम्मान देने का अर्थ बाध्यता नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करता है लेकिन अपने धार्मिक विश्वासों के कारण उसे नहीं गाता तो यह संविधान का उल्लंघन नहीं है, छात्रों के फेवर में यह डिसीजन आता है। अगर आप किसी धर्म विशेष को मानते हैं और आप राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उसका अपमान करें, राष्ट्रगान चल रहा है और आप डांस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप उसके प्रति शांत रूप से अगर खड़े भी हैं तो वो सम्मान में आएगा, वो संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो
आता है वो ओवरऑल जो दृष्टिकोण इसमें बनता है ना, मौलिक कर्तव्य संविधान की आत्मा, हमने आपसे कहा था बहुत सारी आत्माएं आएंगी, एक और आत्मा आ गई। न्यायालय इन्हें संविधान की व्याख्या के उपकरण के उपयोग में एक तरह से यूज करता है, और गाइडिंग प्रिंसिपल्स, नागरिकों के ये गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, ये नैतिक आचरण किस तरीके से स्थापित होगा उसके ये जिम्मेदारी माने जाते हैं, मार्गदर्शन माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक और हमारा संवैधानिक संशोधन आता है, 86वां संवैधानिक संशोधन। इसके माध्यम से जो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे वो 11 हो गए। आखिर इस संवैधानिक संशोधन में क्या था वो आप यहां पर समझिए। ये अधिनियम बना गया, ऐतिहासिक संशोधन, जिसने शिक्षा को न केवल मौलिक अधिकार बनाया, उसे मौलिक कर्तव्य भी बनाया। अब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। किसको ग्रहण करवाएं? अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नागरिक को दे दी गई, ये आपको याद रखना है। इस संशोधन ने 3 प्रमुख परिवर्तन किए, एक नया अधिकार, एक नया कर्तव्य और एक संशोधित नीति निदेशक तत्व इसमें जोड़ा गया। कौन कौन सा? एक आपको याद रखना है 45 में संशोधन किया गया, एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया 21 का ए, और एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 51 का 11वां मौलिक कर्तव्य ये माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया मौलिक कर्तव्य यहां पर कौन सा था? 21 ए। यहां पर मौलिक अधिकार कौन सा था? 21 ए जोड़ा गया। ठीक है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन अधिकार हो गया लोगों का, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह है कि अब सरकार की नीतियां, मतलब अब शिक्षा केवल सरकार की नीति नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी है। केवल आप नीतियां नहीं बनाएंगे, आप उस चीज को लोगों तक वो पहुंच रही है कि नहीं, इस चीज को सुनिश्चित भी करने का काम करेंगे। नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 51 का के जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। हर अभिभावक या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर वो प्रदान करें। अगर उनके पास में पैसा नहीं है तो वो सरकारी सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर जितना भी हो सके वो शिक्षा को मैंडेटरी बनाने की यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी। अर्थ इसका यह है कि पहली बार संविधान ने नागरिकों, विशेषकर अभिभावक पर यह नैतिक जिम्मेदारी दी कि शिक्षा, यहां पर बच्चों को शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी अब नागरिकों पर पहली बार दी गई थी। ये आपको याद रखना है। महत्व क्या है? ये याद दिलाएगा शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज और परिवार की भी जिम्मेदारी ये मानी गई। शिक्षा को अधिकार, कर्तव्य दोनों बना करके संविधान ने साझा जिम्मेदारी देने की अवधारणा को मजबूत करने का काम किया और नैतिक मूल्य यहां से डेवलप होता हुआ चला गया। डीपीएसपी में परिवर्तन क्या हुआ था? तो पहले जो हुआ करता था 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, लेकिन अब 6 वर्ष से जो कम है ना, उन्हें अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के तहत में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसीई, है ना, ईसीसीई के तहत में जो उससे 6 वर्ष से छोटे बच्चे भी हैं उनका भी जिम्मेदारी यहां पर लेने की बात कह दी गई, वो भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। ऐसा एक और सिद्धांत जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। तो 45 को संशोधित कब किया गया था? यह भी 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया था। ठीक है, कुल मिलाकर के पहले बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार हुआ करती थी, अब उसको नीति निर्देशक तत्व भी बनाया गया और कर्तव्य भी बना दिया गया। समग्र रूप से इसे एक एक तरह से स्पेसिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इसे डेवलप करने का काम किया गया। ठीक है, तो 21 ए आपको याद रखना है, 51 ए का के आपको याद रखना है और 45 नंबर अनुच्छेद आपको याद रखना है जहां पर अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी बात करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक तरह से पॉइंट हो जाता है कि इसकी आलोचनाएं, भाई इतना ज्यादा ये व्यापक है, इतनी ज्यादा चीजें ये इंक्लूड कर रहा है, नागरिकों में इतनी सारी चीजें ये इन्वॉल्व करने के बाद कर रहा है, उसके बाद भी आलोचना क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि इससे संबंधित आलोचना क्या क्या हो सकती है? आलोचना क्यों करी जा सकती है? सबसे पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। क्या है? ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी दंड नहीं है, लीगल पेनाल्टी है ही नहीं। अच्छा, पेनाल्टी, कई बार पेनाल्टी के डर से ना लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, कर्तव्यों का निर्वहन, तो वो जो डर है वो इसमें नहीं है, इस वजह से इसकी आलोचना करी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर राष्ट्रगान का अपमान होता है तो आप अलग अलग कानून हैं उसके आधार पर दंड दे सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य को नहीं फॉलो कर रहे, इसकी वजह से दंड नहीं दिया जा सकता। 51 ए के तहत में आपको कोई कार्रवाई आप पर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस कारण से कई विशेषज्ञ कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना वो केवल नैतिक दायित्व है, कानूनी बाध्यता है ही नहीं।
नैतिक दायित्व केवल है, कानूनी बाध्यता ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा है समय समय पर संसद हो या राज्य की विधानसभाएं हो, उन्होंने अलग अलग प्रकार के कानून बनाए हैं जिसमें इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मॉरल जो हमारे एक तरह से बिलीव्स हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोगों ने अलग से एक्ट बनाया, है ना। भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना, नेशनल इंटीग्रिटी, उससे संबंधित और भी प्रावधान हम लोगों ने किए। तो इस तरीके से हम लोगों ने उन चीजों को बाध्यकारी बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन 51A में इसको कभी भी बाध्यकारी नहीं माना गया, ये केवल दायित्व के रूप में देखा गया। ठीक है, इसकी वजह से इसकी आलोचना। दूसरी आलोचना है अस्पष्ट और व्यापक भाषा इसमें प्रयोग की गई है। बहुत सामान्य और अस्पष्ट एक वेग वाली भाषा है जिससे अर्थ निकालना, स्पष्ट जो अर्थ है वो निकालना मुश्किल है। जैसे कि कर्तव्य अत्यंत व्यापक है, ना इसका कोई दायरा स्पष्ट है, ना कोई मापदंड इसमें स्पष्ट है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, मान लीजिए यहां पर कहा जा रहा है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, बहुत बड़ा व्यापक चीज है। अब किस हद तक हमें जाना है इसकी कोई बात ही नहीं है। यहां पर मानववाद की विचारधारा को, स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इस पर कोई व्यापक विश्लेषण नहीं किए गए। तो कभी कभी इसकी जो भाषाएं हैं वो स्पष्ट हैं और अस्पष्ट हैं और बहुत ज्यादा व्यापक हैं, उस लेवल पर हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से इसकी आलोचना होती है। समस्या यह है कि भारत इसकी जो भाषा है वो अस्पष्ट है, तो ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा कार्य कर्तव्य पालन करना है और कौन सा उल्लंघन करना है। ठीक है, किसका पालन करना है और किसका उल्लंघन करना है ये स्पष्ट इसमें नहीं है। कई बार ऐसा भी इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगला जो आता है वन साइडेड एप्लीकेशन, केवल नागरिकों पर ये लागू होते हैं, राज्य पर नहीं लागू होते, इस वजह से भी आलोचना होती है। कर्तव्य तो सबके होने चाहिए, नागरिक तो वो जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भी सारे नागरिक हैं, उन पर भी कर्तव्य लागू होने चाहिए। केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, राज्य पर नहीं लागू होते, जबकि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य और जिम्मेदारियों की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर लेकिन उसको हम लोग राज्य पर लागू ही नहीं करते, तो वन साइडेड इसे माना जाता है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट है ना, ड्यूटी ऑफ द स्टेट इसे माना। अंबेडकर ने इसके बारे में ये कहा कि व्यवहार में राज्य की जिम्मेदारी अधिक है और नागरिकों की कानूनी जवाबदेही बहुत कम रह गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आता है दंडात्मक प्रावधानों का अभाव। ये भी एक कई बार इसके लिए इसकी आलोचना इस वजह से भी होती है। मतलब कोई नागरिक अगर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है तो संसद उसके लिए दंड का प्रावधान करना चाहिए, वो यहां पर नहीं किया गया, है ना, इसकी वजह से भी आलोचना होती है। ओवरलैप होता है बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज पर, जैसे अलग अलग कानून द्वारा संरक्षित है ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान यहां पर करना, ये एक कानून बनाया गया अलग से। पर्यावरण की रक्षा, इसमें ये भी कानून बनाया गया। अलग अलग प्रकार से कोई स्वतंत्र पहचान कर्तव्यों की नहीं बन पाई क्योंकि उनको जबरन लागू करने के लिए हम लोगों ने अलग से कानून बना लिया, तो कर्तव्यों की विश्वसनीयता जो है वो थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई पड़ी। ठीक है, कर्तव्यों की विश्वसनीयता कम होती हुई दिखाई पड़ी। केवल प्रतीकात्मक महत्व है, सिंबॉलिक नेचर में ये माने गए। कर्तव्य को संविधान में शामिल करना एक राजनीतिक एक तरह से औपचारिकता मात्र रह गई, इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अवेयरनेस भी नहीं है, जन जागरूकता की कमी है, प्रचार प्रसार की कमी है ना। प्रिंट मीडिया, शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निष्कर्ष की अगर बात करें, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और नैतिक जिम्मेदारी, है ना, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन कानूनी प्रशासन व्यवहारिक कमजोरियों के कारण इनका प्रभाव थोड़ा सा सीमित ही रह जाता है ना। सच में प्रभावी अगर इन्हें बनाना है तो शिक्षा प्रणाली में इन्हें शामिल करिए, नागरिक को चेतना इसके प्रति बढ़ाने का काम करना होगा और आवश्यकता अनुसार कुछ दंड भी दीजिए, प्रोत्साहित भी करिए, अवार्ड भी दीजिए और पनिश भी करिए। उसके माध्यम से लोग अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से इन कर्तव्यों को प्रभावी बनाया जा सकता है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अभी आधुनिक जो हमारा समाज चल रहा है उस समय पर इसकी प्रासंगिकता की अगर हम लोग बात करें, उसमें सबसे पहले नागरिकों के लिए नैतिक और नागरिक दिशा सूचक का ये काम करते हैं। मतलब यह स्मरण कराते हैं कि केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी लोकतंत्र की आत्मा है और इन्हें भी फॉलो करना होता है। जो कर्तव्य हैं उन्हें संविधान के नैतिक दायरे में रहने की प्रेरणा देने का काम यहाँ पर किया जाता है। नागरिकों को अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित के लिए समर्पण सिखाने का
का काम यहाँ पर होता है, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये अनुशासन और जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित के लिए समर्पण को सिखाने का काम ये करते हैं। फाउंडेशन रखते हैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, यहाँ पर एक तरह से नींव रखी जाती है। धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति के स्तर पर यहाँ पर काम किया जाएगा और राष्ट्रीय एकता और संवैधानिकतावाद या राष्ट्रवाद को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। 51C की अगर बात करें, विशेष रूप से ये कहता है कि ये सोवरेनिटी की रक्षा करेगा, संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार ये भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, अगला जो इससे रिलेटेड पॉइंट आता है कि पर्यावरण की रक्षा। भाई पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हैं और उस समय पर अगर कोई जागरूकता फैलाने का काम करेगा वो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन उनको उसमें जागरूकता, लोग जागरूक कब होंगे, जब उनको इफेक्टिवली लागू किया जाए। लोगों को उसके प्रति कर्तव्य उनको पता तो होने चाहिए। कर्तव्यों की कोई बात ही नहीं है, शिक्षण प्रणाली में उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया। लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि इतने सारे कर्तव्य भी हैं हमारे। अधिकारों की तो बात हम लोग हर समय समय पर करते रहते हैं, सिद्धांतों की बात हम लोग समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात हम लोग नहीं करते। उसको थोड़ा सा, उसके प्रति लोगों को थोड़ा सा जागरूक बनाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। यह कर्तव्य आज के पर्यावरणीय युग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए और एमसी मेहता और यूनियन केस के आधार पर इनको थोड़ा सा प्रमुखता भी देने का काम किया गया। गाइडिंग पॉलिसी, गाइडेंस हैं ये पॉलिसी मेकिंग के अनुसार, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, और इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सारे प्रोग्राम इसके माध्यम से कराए जाते हैं। कर्तव्यों का उपयोग करके नीति का निर्माण जरूर किया जाता है। इन कर्तव्यों की भावनाओं पर यह आधारित है। ये आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ ऐसी पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई जिसके माध्यम से इन सारी चीजों को हम लोग डेवलप करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वही है, विश्वसनीयता और थोड़ा सा जागरूकता की कमी जो है वो देखी अभी भी जाती है। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों का प्रसार यहाँ पर होता है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस तरह की भावना का यहाँ पर प्रचार होता है। संस्कृति, वे ऑफ लाइफ की तरह से इसे लागू करना और उसे अपनाना बहुत ज्यादा समाज को गाइड करने का भी काम करता है और समाज में एक विश्वसनीयता लाने का भी काम करता है। ठीक है, शिक्षा और नागरिक चेतना में भूमिका, मतलब एनईपी 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र और संविधान पर आधारित शिक्षण को प्रमुख स्थान दिया गया है। नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर एक अच्छा खासा स्थान दिया गया है। संवैधानिक कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। देशभक्ति, अनुशासन और सहिष्णुता की भावना यहाँ पर इसके माध्यम से विकसित होती है, लेकिन वही है ना, वो हमें एक जिम्मेदारी के रूप में दी गई है और इस जिम्मेदारी का बार बार एहसास कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी कमी है, बाकी मौलिक कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज के बीच में ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि ये दो साइड्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं। अगर अधिकार होंगे तो कर्तव्य का होना जरूरी है, और अगर कर्तव्य हैं तब आपको थोड़े बहुत अधिकार भी मिल जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ही चीजों को आपको पालन करना होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इसमें संतुलन बनाए रखने और ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के अधिकार सामाजिक जिम्मेदारी के साथ में जुड़े हैं। उम्मीद है एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा अभी तक। ठीक है, एक और लास्ट में डिस्कशन बचता है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के साथ में इसका क्या संबंध है। ठीक है, भारतीय संविधान ऐसे तीन ऐसे भाग, ये तीनों हैं, है ना, जहां पर मॉरल सोल, नैतिक आत्मा का यहाँ पर संविधान की मॉरल सोल का निर्माण होता है, नैतिकता का निर्माण, नैतिक आत्मा का ये संविधान के निर्माण करते हैं। ये तीनों भाग, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, या फिर चाहे वो हमारे मौलिक कर्तव्य हो, फंडामेंटल ड्यूटी हो, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, मॉरल सोल को डेवलप करने का काम करते हैं। उनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन हम आपको बता देते हैं, जैसे कि बैलेंस ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बेसिकली नागरिकता, मौलिक अधिकार नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य यह याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के साथ में जिम्मेदारी भी आती है। स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करने लगे, दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगे। स्वतंत्रता के साथ में जिम्मेदारी भी आती है, ऐसा बताना, ये वाला जो कॉम्बो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये इस चीज को सृजन कराने, इस चीज को आपको एहसास दिलाने का काम करता है कि आपको जो ये अधिकार मिले हैं उसके साथ में कर्तव्य भी हैं।
कि आप दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें। उदाहरण के लिए अगर आर्टिकल नंबर 19 हमें बोलने का अधिकार देता है, परंतु यह कर्तव्य भी निभाने को सुनिश्चित करता है कि दूसरों की भावना या राष्ट्र की एकता को हम लोग प्रभावित ना करें। समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपकी बन रही होगी क्या उसके पीछे के गाइडलाइन। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स और स्टेटमेंट के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक अधिकार तो हम लोगों ने देखे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अधिकारों की नैतिक नींव के रूप में कर्तव्य कैसे होते हैं। देखिए, अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, जैसे कि पर्यावरण का संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, राष्ट्र की एकता, है ना, तो अधिकार की भावना खो जाती है। तो अधिकार की भावना खो जाती है। इसलिए कर्तव्य राइट्स के मिसयूज को रोकने और सामाजिक आधार पर अनुशासन को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। अगर कर्तव्य लोग नहीं फॉलो कर रहे तो अधिकार की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ठीक है, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल यहां पर यह था कि केवल अधिकारों की मांग ही ना हो, कर्तव्यों का भी निर्वहन रहे, लोगों में नैतिकता बनी रहे। अच्छा, हम लोगों ने यह माना कि हम लोग एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो राष्ट्र के जितने भी लोग होंगे वो राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होंगे। इस वजह से हम लोगों ने कर्तव्यों को मूलभूत संविधान में नहीं इंक्लूड किया था। लेकिन आगे चल करके जब 1970 का दशक आया था तो उस समय हमें लोगों को यह रियलाइज हुआ कि भाई ये सारे जो कर्तव्य हैं लोग फॉलो नहीं कर रहे अपने। इस वजह से उन्हें बताना होगा कि केवल ये भोग विलास के लिए राज्य नहीं बनाया गया है, ये आपको कर्तव्य निर्वहन के लिए भी बनाया गया है। इस वजह से आपको इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व से अगर संबंध हम लोग बात करें तो नीतियां बनाते समय राज्य उसे समाज में न्याय, समानता, कल्याण जैसे चीजें कैसे लाना है, इस चीज को वो सुनिश्चित करने का, राज्य को बताने का काम करते हैं डीपीएसपी। मौलिक कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन नीतियों को सफल बनाने में सहयोग दें। ठीक है, जो राष्ट्र के प्रति, राज्य के शासन या राष्ट्र का जो हमारा जितने भी सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं उनके प्रति सम्मान की भावना कौन सुनिश्चित करने का काम करता है, ये नागरिक ही तो करते हैं। जो भी कानून वो बना रहा है उसे हम फॉलो करें, ये हमारी विश्वसनीयता है, ये हमारा कर्तव्य है उस राष्ट्र के प्रति। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, आर्टिकल नंबर 48 का ए है। ठीक है, आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 का ए का जी है ना। पर्यावरण की रक्षा करने की बात 48 का ए भी करता है और 51 के ए का जी भी पर्यावरण की रक्षा करने की बात करता है। डीपीएसपी में महिलाओं की समानता और सुरक्षा की बात करते हैं, ड्यूटीज में भी महिलाओं की सुरक्षा और समानता की बात होती है ना। तो दो साइड्स हैं, ये भी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक सिक्के के दो पहलू। अभी कर्तव्य थे, अब मौलिक जो हमारे अभी अधिकार थे, अब हमारे सिद्धांत भी इसके साथ में अपोजिट ही है ना। सिद्धांत बेसिकली राज्य के लिए गाइडलाइन है और जो कर्तव्य हैं वो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए गाइडलाइन है, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, टुगेदर अगर हम लोग देखें, ये सारे के सारे मिल करके मॉरल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, नैतिक आत्मा बनते हैं, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकार देते हैं हमें स्वतंत्रता और सुरक्षा, कर्तव्य देते हैं अनुशासन और जिम्मेदारी, और राज्य का मार्गदर्शन प्रदान करने का काम डीपीएसपी करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस किस प्रकार से वहाँ से कॉन्सेप्ट्स निकाल करके पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते थे। जितने भी तरीके थे हम लोगों ने यहाँ पर देखे, जितने भी फॉर्म में क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो इन्हीं पॉइंट से बनाया जाएगा। अगर आपका इसमें थ्योरेटिकल भी पेपर आता है ना, तब आप आसानी से आंसर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है। ये हमारी क्लास होने वाली थी आज एप्लीकेशन पर, लेकिन ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर मिली है ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि एप्लीकेशन पर हम लोग किस लेवल पर चीजों को लेकर के चल रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, वहां पर अपने फीडबैक भी आप शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपना विश्वास खो चुके हैं और वो लोग थक हार करके बैठ चुके हैं, और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि अगर आज भी अगर हम लोग जाग गए ना तो हम लोग सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके सिलेक्शन गाइडर पर। आज की इस क्लास में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इसी तरीके से हमारे साथ और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।